हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा लास्ट लेक्चर में अपन ने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था। ओके, अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद अपन नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट करेंगे और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देता हूँ। अपन ने जो सेंट्रल डॉग्मा में जो प्रोसेस है उसमें रेप्लिकेशन कंप्लीट कर दिया था और उसके बाद में अपन ने ट्रांसक्रिप्शन की बात की थी। ओके, रेप्लिकेशन में आपने स्टडी किया था डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। ट्रांसक्रिप्शन इज ये प्रोसेस आपका ट्रांसक्रिप्शन। तो फाइनली आपने डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन किया। तो वी कैन से दैट द प्रोसेस इन विच द इंफॉर्मेशंस आर कॉपीड फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब यहां बात थोड़ी सी अपन करेंगे बेटा आरएनए की, है ना। आरएनए जो है उसके टाइप वगैरह थोड़ा सा अपन आरएनए को यहां पर स्टडी करेंगे। तो काफी सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए थे आरएनए से रिलेटेड। तो यहीं पर आरएनए के जो बेसिक पॉइंट्स है मैं मेंशन कर रहा हूं। यहां टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट पॉइंट, आरएनए इज द पॉलीमर ऑफ, ये सब बातें पता है आपको, पॉलीमर ऑफ RNMPs। याद करो बताया था, दीज आर द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स RNMPs एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ RNMPs: AMP, GMP, CMP एंड UMP। आरएनए में जो बेस होते हैं बेटा नाइट्रोजनस बेसेस कौन कौन से? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड यूरेसिल। शुगर, राइबोज। बिल्कुल सिंपल बातें जो क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो आरएनए है उसमें इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं वो समझना बेटा। मोस्टली जो आरएनए है यूजुअली कैसा होता है? यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड। ओके, आरएनए में इंपॉर्टेंट करैक्टर बताया था, सेकंड प्राइम ओएच ग्रुप प्रेजेंट। और इसकी वजह से क्या है बेटा, ये मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। सब बातें अपन ने कर ली। ये वही बायोमोलिक्यूल में डिस्कस किया था, आरएनए वर्सेस डीएनए में भी अपन ने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, इसके अलावा आरएनए आपको पता है रेयरली एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, रेयरली एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, जिनकी अपन बात करेंगे। ओके, अब इसके बाद देखो बेटा जो आरएनए है उसके कुछ टाइप्स हैं जिनको आपको डिस्कस करना है। फिजियोलॉजिकल आरएनए एंड जेनेटिक आरएनए। यहां जेनेटिक आरएनए समझो बेटा, जेनेटिक आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन करता है। जेनेटिक आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है इन सम वायरसेस। उनको अपन क्या बोलते हैं? उन वायरसेस को अपन आरएनए वायरस। एग्जाम्पल ये सब आपने स्टडी किए होंगे, HIV, इन्फ्लुएंजा। इसके अलावा आपका टोबैको मोज़ेक वायरस जो आप डाइवर्सिटी में स्टडी करके आए। दीज आर द आरएनए वायरसेस, दे कंसिस्ट आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। बट मेनली जो इनके अलावा जो आरएनए है बाकी ऑर्गेनिज्म है वो फिजियोलॉजिकल आरएनए है एंड देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल आरएनए। ऐसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं लेकिन मेनली 3 टाइप हैं जिनकी अपन बात करेंगे। mRNA, rRNA एंड tRNA। और इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है बेटा आगे आपको ट्रांसलेशन स्टडी करना है। तो ट्रांसलेशन में तीनों आरएनए का रोल है। mRNA मैसेंजर आरएनए, rRNA राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, tRNA ट्रांसफर आरएनए दैट ट्रांसफर द अमीनो एसिड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए इनकी तीनों की थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं, इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में, तो सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे और ट्रांसलेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो भी आप कनेक्ट कर लोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन टाइप्स ऑफ आरएनए में। फिजियोलॉजिकल आरएनए को मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं।
और सारे की पॉइंट्स होंगे जो आपको नोट डाउन भी करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां बात करूंगा इसकी एमआरएनए। एमआरएनए स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए, सबको पता है एमआरएनए। जिसके कुछ की पॉइंट्स हैं बेटा, देखो समझना इंपॉर्टेंट है। मोस्ट अनस्टेबल आरएनए, तो तीनों जो आरएनए उनके कंपैरिजन में स्टेटमेंट में ये नोट डाउन करवा रहा हूं। मोस्ट अनस्टेबल आरएनए इज एमआरएनए। इसका जो लाइफ स्पान है वो बेटा 2 to 10 मिनट का होता है, उसके बाद ये डाइजेस्टेड हो जाता है। लार्जेस्ट आरएनए या मैं बोल दूं लॉन्गेस्ट आरएनए, तो लॉन्गेस्ट भी कौन होता है? एमआरएनए, क्योंकि इसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है। एंड लीस्ट अबंडेंट आरएनए। अगर मैं एक सेल की बात करूं, अपनी सेल की बात करें, तो उसमें लीस्ट अबंडेंट कौन है? एमआरएनए। और यहां पर मैं परसेंटेज भी लिख रहा हूं, उसे याद रहेगा। 5% ऑफ टोटल आरएनए, ये टोटल आरएनए का 5% होता है सेल। तो लीस्ट अबंडेंट ये है, मोस्ट अबंडेंट होता है आपका आरआरएनए, और मॉडरेट अबंडेंट जो है वो है टीआरएनए। वो सारी बातें अपन कंपैरेटिव करेंगे। अब अगला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, फंक्शन की बात करें। mRNA act as template for protein synthesis. So we can say that mRNA consists genetic कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स। तो यह एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। जब अपन बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, जो अपन आगे डिस्कस भी करेंगे। तो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन इज डिटरमाइंड बाय द बेस सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए में जैसा बेस सीक्वेंस होगा, जैसे जेनेटिक कोड होंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो डिटरमाइन होगा। तो यहां स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। The base sequence of mRNA define the sequence of amino acids in polypeptide chain during the प्रोटीन सिंथेसिस। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से बेटा, इनको फोकस करना। आगे आएंगे ट्रांसलेशन में काफी चीजें वापस रिपीट होंगी, क्योंकि मैं आपको आरएनए के टाइप पहले बता रहा हूं, जबकि वहां पर बीच बीच में आरएनए के टाइप दे रखे हैं और कुछ बातें यहां मेंशन कर रखी है वहां पे। तो यहां देखें बेटा, और आपको पता है इसमें अगर बात करूं, ये एमआरएनए है आपके पास, और जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? ये प्रोटीन है। mRNA is the polymer of nucleotide and protein is the polymer of amino acid। इनमें आपस में कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं है, लेकिन फिर भी mRNA जो है वो किसको कोड कर रहा है? प्रोटीन को। ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। If any change in mRNA leads to change in the sequence of amino acid in this protein, and that is the ample evidence that mRNA codes for protein। बातें क्लियर होगी होंगी। अगर डीएनए में चेंज हो गया, एमआरएनए में चेंज हो गया, एमआरएनए में चेंज हो गया, प्रोटीन में चेंज होगा, तो फाइनली जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं प्रोटीन के, वो किसके पास है? डीएनए के पास। डीएनए से इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास है, और एमआरएनए डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। सारी बातें अपन कवर करेंगे, स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यहां एमआरएनए किसका फंक्शन कर रहा है बेटा? टेम्पलेट का। ओके, यही देखो राइबोसोम आके अटैच होगा, और राइबोसोम जो है इसको ट्रांसलेट करेगा प्रोटीन में। तो एमआरएनए के एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, जो आगे दे रखी है ट्रांसलेशन में, तो यही मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं। ये देखो बेटा, एमआरएनए ये 5 प्राइम और ये आपका 3 प्राइम।
क्लियर? टेम्पलेट का फंक्शन करेगा 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। तो ये एमआरएनए में देखा कुछ इंपॉर्टेंट जो है यूनिट्स हैं, ट्रांसलेशनल यूनिट्स। जैसे ये देखो यहां स्टार्टिंग में 5 प्राइम एंड पे कुछ ये पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और इसके बाद होता है AUG। सो दैट पार्ट just before the start codon, that region is called UTR. Okay, that is 5 prime UTR, and here UTR stand for untranslated region that help in translation। इसका ट्रांसलेशन नहीं होता बट ये ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा रीजन, क्योंकि जो यूटीआर है, ये जो 5 प्राइम यूटीआर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं बेटा। इट इज द राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, जो राइबोसोम है वो यहां पर आके अटैच होता है और फिर उसके बाद में ट्रांसलेशन स्टार्ट करेगा। ओके, तो जो यूटीआर है यहां पर सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉल सबयूनिट आती है बेटा, स्मॉल सबयूनिट एनकाउंटर द एमआरएनए, वहां पर आके बाइंड होगी। स्मॉल सबयूनिट में बेटा याद करो, अगर थोड़ा सा याद है, राइबोसोम की स्ट्रक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। वहां पर होता है आपका अगर 70s राइबोसोम है तो 16S आरआरएनए होता है। तो यहां पर आरआरएनए के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है जो उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बाइंडिंग हो जाती है। ये है जो एयूजी मैंने बताया है, दैट इज स्टार्ट कोडोन। ओके, ये स्टार्ट कोडोन है जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, इनिशिएशन कोडोन और स्टार्ट कोडोन। उसके बाद में काफी सारे जेनेटिक कोड होंगे, कितने भी हो सकते हैं। और यहां देखो बेटा, यहां पर वही सेम, ये कुछ रीजन है और इससे पहले जस्ट यहां पर होता है स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन देखो बेटा 3 होते हैं, UAG भी हो सकता है, UAA और U, तीनों में कोई भी हो सकता है। तो ये है स्टॉप कोडोन, और स्टॉप कोडोन के बाद का जो रीजन है ये, इसको अपन बोलते हैं बेटा 3 प्राइम UTR। ओके, तो यहां से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन डिजाइन करता है। जस्ट आफ्टर 5 प्राइम UTR स्टॉप कोडोन, जस्ट बिफोर 3 प्राइम UTR स्टार्ट कोडोन, सॉरी, एंड जस्ट बिफोर 3 प्राइम UTR स्टॉप कोडोन्स प्रेजेंट। और यही क्या है आपकी राइबोसोमल ट्रांसलेशनल यूनिट्स। इनके बिना ट्रांसलेशन नहीं होगा। जैसे ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए में क्या जरूरी है बेटा, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। तो ट्रांसलेशन के लिए एमआरएनए में क्या जरूरी है, स्टार्ट कोडोन, स्टॉप कोडोन, एंड दीज आर मेनी कोडोन्स, दोस कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स। स्टॉप कोडोन हेल्प इन टर्मिनेशन, स्टार्ट कोडोन हेल्प इन इनिशिएशन। ठीक है, तो सारी बातें डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन में। तो डायग्राम आपको याद रखना है, वहां पर ये दे रखा है एक पैराग्राफ में जो है सारी बातें बता रखी। यूटीआर रीजन not translated but increase the efficiency of translation, they help in translation। ओके, तो यहां मैंने उनको थोड़ा सा कवर अप कर दिया है, बाकी ट्रांसलेशन में वापस रिपीट करेंगे, वापस डायग्राम आएगा। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा, ये जो एमआरएनए की जो फ्रेम दिख रही है, दैट इज द ओपन रीडिंग फ्रेम ऑफ एमआरएनए, ओपन रीडिंग फ्रेम। ओके, तो ये बात होगी एमआरएनए की। सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कंपैरेटिव क्वेश्चन वो डिजाइन कर देता है। अब एमआरएनए के बाद अपन बेटा बात करेंगे किसकी, आरआरएनए की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए।
ये राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम का स्ट्रक्चरल पार्ट है, लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं देखो, मोस्ट स्टेबल आरएनए कौन सा होता है? आरआरएनए। और अगर मैं बात करूं इसकी साइज की, इसकी लेंथ की, तो एमआरएनए से तो लार्ज है और टीआरएनए से भी लार्ज है, सॉरी एमआरएनए से स्मॉल है और टीआरएनए से लार्ज है। तो साइज इसकी मॉडरेट होती है, मॉडरेट लेंथ होती है। तो यही मैं मेंशन कर दूं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइज की अगर ऑर्डर की बात करें, एमआरएनए, देन आरआरएनए, और सबसे स्मॉल कौन है बेटा? टीआरएनए, स्मॉलेस्ट टीआरएनए, लार्जेस्ट एमआरएनए। अगर अपन बात करें अबंडेंस की, आरआरएनए द मोस्ट अबंडेंट आरएनए, और यही मेंशन कर दूं 80 to 85% ऑफ टोटल आरएनए। और बिल्कुल रटना नहीं है, राइबोसोमल आरएनए इज द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ राइबोसोम, और राइबोसोम इज द मोस्ट अबंडेंट सेल ऑर्गेनल, इसलिए इसका नंबर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब अगली बात करें तो फंक्शन की अगर बात करें, फंक्शंस, तो पहला तो हो गया स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ राइबोसोम। याद है ना बेटा, राइबोसोम, राइबोसोम जो उसका कंपोजिशन क्या है? आरआरएनए प्लस प्रोटीन। इसके अलावा ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम, कैटालिटिक फंक्शन भी है इसका। कौन से कैटालिटिक आरआरएनए होते हैं सब मैं बात करूंगा, डायग्राम में आ जाएगा। तो अगर अपन बात करें इसके आरआरएनए के टाइप की, कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो आपको सीधा राइबोसोम पे अटैक करना पड़ेगा बेटा, और राइबोसोम के स्ट्रक्चर में आरआरएनए के टाइप आ जाएंगे। और अपन सेल बायोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं, सेल बायोलॉजी में राइबोसोम की दोनों स्ट्रक्चर बताई थी। तो यहां देखो, सबसे पहले मैं बात करूं 70S राइबोसोम। There is a large subunit 50S, small subunit 30S। जो लार्ज सबयूनिट है बेटा, इसमें एक तो होता है आपका 23S आरआरएनए, और ये वाला है 5S आरआरएनए। स्मॉल सबयूनिट कंसिस्ट 16S आरआरएनए। ओके, तो यहां देखो 70 राइबोसोम में 3 टाइप के आरआरएनए हैं, 23S, 5S, 16S। और S समझते हो आप सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, दैट इज 80S राइबोसोम। यहां देखो बेटा 60S सब यूनिट, 40S सब यूनिट। यहां 50 और 30, वहां 60, 40 है, और उसमें भी आरआरएनए प्रेजेंट है। यहां देखो ये वाला तो है 28S आरआरएनए, दैट इज 5.8S आरआरएनए, एंड दैट इज 5S आरआरएनए। लार्ज सबयूनिट कंसिस्ट 18S आरआरएनए। ओके, तो ये आपको यहां पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आरआरएनए के टाइप याद रखने पड़ेंगे। कहीं से भी क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है बेटा, इसलिए पूरे स्ट्रक्चरल जो पॉइंट्स हैं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो यहां देखो, यहां जो कैटालिटिक है उसका एग्जांपल बता रहा हूं, 23S आरआरएनए एंड 28S आरआरएनए। ये कैटालिटिक है, इनको अपन राइबोजाइम भी बोलते हैं, राइबोजाइम्स। ओके, आरएनए एक्ट एज एंजाइम, so they are called ribozymes, are catalytic in function। और इनका जो, इनको राइबोजाइम बोले हैं, एक टर्म और है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज।
और फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही बता देता हूं, ट्रांसलेशन में बात भी करेंगे। द कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन amino acids during ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो इनका देखो फंक्शन भी हो गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैटालाइज करवाएंगे ताकि स्पीड इंक्रीज हो और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन जल्दी से हो जाए। तो ये आरआरएनए की आपने कॉमन जो बातें हैं वो कवर अप कर ली है। अब आरआरएनए के बाद अपन बात करेंगे बेटा टीआरएनए की। टीआरएनए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अपन टीआरएनए को अब डिस्कस कर लेते हैं। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, it is also called adapter RNA, it is also called soluble RNA। ओके, बिल्कुल सिंपल है। जो टीआरएनए है वही पॉइंट्स। अगर मैं बात करूं बेटा स्टेबिलिटी की तो मॉडरेट स्टेबल है। स्टेबिलिटी पूछे तो देखो यहां पर ऑर्डर जो है वो बता देता हूं। मोस्ट स्टेबल कौन है? आरआरएनए, फिर उसके बाद में टीआरएनए, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है बताया था? एमआरएनए। अगर बात करें वो साइज की तो साइज भी इसकी क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट है। याद करो बताया है। साइज में लार्जेस्ट कौन था? आरआरएनए, सॉरी एमआरएनए, देन आरआरएनए, और स्मॉलेस्ट कौन है? टीआरएनए। तो यहां पर स्टेटमेंट पूछता है वो स्मॉलेस्ट आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए इज टीआरएनए। क्लियर? अगर मैं साइज के अकॉर्डिंग बात करूं तो इसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो बेटा होता है 4s। याद रखना, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 4s। तो ये स्मॉलेस्ट आरएनए है और इसमें 72 to 92 न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं ओनली, न्यूक्लियोटाइड। तो साइज भी क्या है इसकी? स्मॉल साइज्ड है। क्लियर? अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है फंक्शन। तो फंक्शन क्या है इसका? ट्रांसफर अमीनो एसिड्स, राइबोसोम अमीनो एसिड लेके जाएगा, जो अपन डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस में। क्लियर? लेकिन यहां देखो बेटा इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्ट्रक्चरल जो पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा यहां पर। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको बात करनी पड़ेगी। कॉम्प्लिकेटेड है स्ट्रक्चर में, स्मॉलेस्ट है बट स्ट्रक्चरली क्या है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो इसकी दो स्ट्रक्चर यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ओके। और इसको अपन बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल, और ये प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट था होले, साइंटिस्ट है होले, इसने ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की थी। और बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए बात कर लेते हैं। क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ द टीआरएनए दैट रिप्रेजेंट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए।
ओके, यहां देखो ऑब्वियसली सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव, इसलिए डायग्राम देखो इस तरह से बनाएंगे आप। अब इंपॉर्टेंट जो है मैं लेबल कर रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से समझना है। ये इसका 5 प्राइम है, जहां पर होता है बेटा जी, दैट इज 5 प्राइम। 5 प्राइम पे कौन होगा? जी एम पी, तो जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो 3 प्राइम है यहां पर सीक्वेंस होता है सी सी ए, दैट इज 3 प्राइम। तो ये है इसकी आर्म्स, और यहां पर देखो आपको कुछ लूप जो है वो दिखाई दे रही है। तो यहां इंपॉर्टेंट है, जो लूप है वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं है। ये वाली जो लूप है इसको बोलते हैं अपन डी एच यू लूप। ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके, लेकिन जितना है थोड़ा सा समझ लो। ये वाली जो लूप है इसके जस्ट अपोजिट इसको बोलते हैं टी साई सी लूप। ये जो स्मॉल लूप आपको दिख रही है बेटा, दैट इज द वेरिएबल लूप, क्योंकि इसी की वजह से इसमें वेरिएशन है। न्यूक्लियोटाइड 72 to 92 होते हैं, तो ये लूप वेरी कर सकती है, लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है। एंड दैट इज एंटी कोडोन लूप, और इसको अपन लेबल करते हैं दैट इज द एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म, जिस पे अमीनो एसिड 3 प्राइम एंड पे आके बाइंड होता है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। तो डीएचयू लूप क्यों बोला? इसमें डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन, अनयूजुअल बेस है डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन, मन नहीं याद रखना, नहीं पूछेगा। टी साई सी, इसके अंदर सूडो यूरिडीन प्रेजेंट होता है, इसलिए साई आ गया यहां पर। एंटीकोडोन लूप इंपॉर्टेंट है, इसकी बात अपन कर लेते हैं। इसमें होते हैं एंटीकोडोन्स, कोडोन एंटीकोडोन, एंटीकोडोन प्रेजेंट इन टीआरएनए, कोडोन प्रेजेंट इन एमआरएनए। तो ये क्या है? ये वाले एंटी कोडोन। तो एंटीकोडोन किसमें है बेटा? अगर क्वेश्चन यही तो पूछता है, टीआरएनए में होते हैं एंटीकोडोन। और जो कोडोन है वो होते हैं एमआरएनए में। और एंटीकोडोन और कोडोन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जिसकी बात करेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीकोडोन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडोन। तो जो एंटीकोडोन है, कई बार इनको अपन नोडोक भी बोल देते हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो गए ना, ये टर्म अगर आए तो समझ जाओगे। नोडोक, देखो कोडोन को कर दिया नोडोक, तो नोडोक क्या है? एंटी कोडोन। ये जो डीएचयू लूप है, यही मेंशन कर रहा हूं, एक दो पॉइंट है इधर उधर के समझ लो बस। डीएचयू लूप जो है वो अमीनो एसिड को एक्सेप्टर आर्म पे 3 प्राइम एंड पे क्या करती है? लोडिंग में हेल्प करती है। तो अपन कह सकते हैं डीएचयू लूप हेल्प इन द लोडिंग ऑफ amino acids at 3 prime end of tRNA, उसके 3 प्राइम एंड पे अमीनो एसिड को अटैच करवाने में हेल्प करती है। एंटीकोडोन के जो है उसके लूप में एंटीकोडोन्स प्रेजेंट होते हैं जो एमआरएनए के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एक्सेप्टर आर्म बता दिया, इसके पास अमीनो एसिड जो आके अटैच होंगे। ये जो टी साई सी लूप है, ये चार्ज टीआरएनए को राइबोसोम में एंटर करवाएगी, राइबोसोम की लार्ज सबयूनिट में। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं। किसमें हेल्प करती है? हेल्प टू एंटर द चार्ज टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए का मतलब क्या है? जिसके पास अमीनो एसिड प्रेजेंट है। टीआरएनए इनटू लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ओके, तो इनके फंक्शन छोटे मोटे थे, मैंने यहां पर डिस्कस कर दिए। तो ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अलावा टीआरएनए के स्ट्रक्चर में और प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं उसकी टर्सरी स्ट्रक्चर। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर टीआरएनए इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल व्हिच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। तो यही मेंशन कर दूं मैं, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। एक पॉइंट मेंशन करना है बस। और टर्सरी स्ट्रक्चर प्रपोज की थी किसने? साइंटिस्ट था क्लूग। याद मत करना, एनसीईआरटी में साइंटिस्ट का नेम नहीं है, जनरली नहीं पूछता है वो। ओके, और टर्सरी स्ट्रक्चर कैसी होती है?
इनवर्टेड एल लाइक। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर इसमें ये स्टेबल रहता है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जैसे उसको फंक्शन करना होता है तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आएगा, तब जाके वो फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होगा। तो कुछ नहीं, इन्वर्टेड एल कैसे होती है, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है, मोलिकुलर का कोई एंड नहीं है बेटा, बहुत ही डिटेल डेप्थ टॉपिक है, लेकिन आपको उतना ही यहाँ पर नॉलेज गेन करनी जितनी एनसीईआरटी में। ये जो टी साइज लूप है यहां से देखो इधर ट्रांसफर हो जाती है, और ये जो एक्सेप्टर में ये ऐसे हो जाएगी, तो आपको देखोगे अगर माइक्रोस्कोप में तो इन्वर्टेड एल लाइक दिखाई देगा, इसलिए इसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड एल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये बात होगी आपकी। जो आपके आरएनए हैं उनको मैंने डिस्कस कर दिया है, टाइप्स ऑफ आरएनए वगैरह सब आगे, और इतना मैंने देखो बता दिया कि ट्रांसलेशन में एमआरएनए का भी रोल है। बताओ क्या रोल है? मैसेंजर आरएनए कंसिस्ट जेनेटिक कोड, एक्ट एज टेम्पलेट। आरआरएनए स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ राइबोसोम, और आपको पता है राइबोसोम ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है, इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। टीआरएनए अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा। तो यह एक क्वेश्चन पैटर्न बनता है, टीआरएनए के 5 प्राइम एंड पे कौन है? जी है, फिक्स होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। 3 प्राइम एंड पे क्या सीक्वेंस है, तो उसको कैसे बेटा रीड करोगे आप? CCA। ACC मत रीड करना, क्योंकि आपको पता है रीडिंग डायरेक्शन ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, तो 5 to 3 ऐसे करोगे, CCA प्रेजेंट है यहाँ पर। क्लियर कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ऑप्शन में देखें। तो ये आपका आरएनए का टाइप हो गया। अब आरएनए के बाद बेटा अपन स्टार्ट करेंगे पहले जेनेटिक कोड्स। ओके, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक कोड, अक्सर क्वेश्चन आता है और इंटरेस्टिंग भी है, और जो क्वेश्चन है सारे अपन यहां करवा देंगे, उसके अलावा दिमाग ही नहीं लगाना आपको। ओके, तो इसके बाद करें स्टार्ट जेनेटिक कोड्स। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं जेनेटिक कोड्स की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा मैंने बताया था। जेनेटिक कोड्स, और इनको बोल देते हैं अपन कोडॉन्स। जेनेटिक कोडॉन, जेनेटिक कोड्स। तो इसकी कुछ काफी सारी इंफॉर्मेटिव बातें हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, द कॉन्सेप्ट of genetic code proposed by जॉर्ज गैमो। ये साइंटिस्ट है बेटा, जॉर्ज गैमो। और जॉर्ज गैमो जो था वो बेटा था फिजिसिस्ट, मतलब फिजिक्स की नॉलेज थी इसको, फिजिसिस्ट था। ओके, तो जॉर्ज गैमो ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया था। देखो, बायोलॉजिकल सिस्टम में एक फिजिसिस्ट ने जो है कॉन्सेप्ट दिया था, बड़ी बात है। तो इसको थोड़ा अपन इंफॉर्मेटिव लेंगे, लेकिन कुछ बातें करनी पड़ेंगी कि भाई ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्या दिमाग में आया पहले। तो देखो, इतना आप समझ चुके बेटा, जो एमआरएनए है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, उसमें बेस होते हैं, टाइप्स ऑफ बेसेस। और जो प्रोटीन है दैट इज द पॉलीपेप्टाइड चेन। बहुत ध्यान से समझना बेटा, प्रोटीन इज द पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो अभी तक आपने जो स्टडी की है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, वहां क्या हुआ था? न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, और वहां पर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी गवर्न्स द रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। लेकिन यहां पर कॉम्प्लीमेंट्रिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर है न्यूक्लियोटाइड्स और इसमें क्या है? अमीनो एसिड। और न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड में कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं होती। लेकिन फिर भी देखो, एमआरएनए में अगर आप कोई चेंज करवा दोगे, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर एमआरएनए में बेस में कोई आपने चेंज करवा दिया तो पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये एम्पल एविडेंस है कि एमआरएनए ही जो है वो प्रोटीन को कोड कर रहा है। ओके, और ट्रांसलेशन प्रोसेस आगे अपन स्टडी भी करेंगे। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया कि भाई एमआरएनए जो है उसमें 4 टाइप के क्या है? बेसेज हैं, 4 टाइप्स ऑफ बेसेज। और प्रोटीन में 20 टाइप्स के क्या हैं? अमीनो एसिड्स। उसमें 4 टाइप्स के बेस बोलते हैं, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं, और इसमें 20 टाइप्स के अमीनो एसिड हैं। तो ये जो 4 टाइप के बेस हैं वो 20 टाइप के अमीनो एसिड को किस तरह से कोड कर रहे हैं? इसका मतलब कोडिंग सिस्टम उसके पास, कोडॉन्स होंगे जो कोड करेंगे, उनमें कॉम्बिनेशन होगा। तो वो कॉन्सेप्ट जो है जॉर्ज गैमो ने डेवलप किया। और क्या बताया जॉर्ज गैमो ने
उसने ये बताया जो मैंने वहां पर मेंशन किया है, एमआरएनए में क्या है 4 बेसेज, और जो प्रोटीन है उसमें क्या है 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। तो उसने क्या बोला, इसका मतलब पक्का है, इफ देयर आर 4 बेसेज इन एमआरएनए दैट कोड्स 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, इट मींस द codon should be constitute of a combination of bases। तो जो कोड होगा, जो कोडोन होगा, उसमें क्या होगा, a combination of bases। कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस। इसका मतलब उसने ये भी बताया कि ये ट्रिपलेट में होते हैं। वो सारी बातें अभी मैं करता हूं। तो उन्होंने एक टेबल बनाई, देखो उस टेबल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है, ये थ्योरी पहले समझो, उसके बाद में प्रॉपर्टी पे जाना है, जो साइलेंट फीचर्स हैं उनकी अपन बात करेंगे। देखो यहां पर एक टेबल बना रहा हूं, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं सारी बातें। ये लो, यहां पहले मैं मेंशन कर रहा हूं, इफ ए कोडोन इज मेड अप ऑफ 1 बेस, एक कोडोन में एक बेस है, एक बेस एक कोडोन बना रहा है। तो आपको पता है बेटा यहां पर कंडीशन क्या होगी, इसको क्या बोलोगे आप, सिंगलेट। क्या बोल दोगे, टाइप्स ऑफ कोडोन क्या हो जाएगा, सिंगलेट। सिंगलेट, इसको क्या बोलोगे, सिंगलेट। इट मींस 1 कोडोन कंसिस्ट 1 बेस, तो सिंगलेट कंडीशन हो गई। और इसमें टोटल कितने कोडोन बन सकते हैं, तो आप बता सकते हो 4 की पावर 1, तो टोटल 4 कोडोन जो है वो बनेंगे। बात समझ में आ गई ना, 4 टाइप के बेस हैं, एक कोडोन में एक बेस होगा, तो यहां पर 4 कोडोन ही बन सकते हैं। और आपको पता है 4 कोडोन बने तो अमीनो एसिड तो 20 टाइप्स के हैं, तो ये जो कंडीशन है ये इनसफिशिएंट है, क्योंकि ये तो 4 ही अमीनो एसिड को कोड कर पाएंगे ना बेटा। अगला देखो उन्होंने बताया, इफ कोडोन इज मेड अप ऑफ 2 बेसिस, कंडीशन क्या हो जाएगी, डबलेट 4 की पावर 2, कितने हो जाएंगे 16 कोडोन। ये भी इनसफिशिएंट है क्योंकि 20 अमीनो एसिड्स हैं। बट इफ जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ 3 बेसेज, तो यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रिपलेट। ओके, और यहां देखो 4 की पावर 3 64, तो ये क्या है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट होगी, मोर देन सफिशिएंट। तो इसका मतलब आप खुद देख लो, कोडोन ट्रिपलेट में होने चाहिए, यहां तो कंडीशन इनसफिशिएंट है, तो कोडोन क्या है, ट्रिपलेट में होंगे। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जॉर्ज गैमो ने। और देखो यहां पर अनएम्बिगुअस नेचर है, सॉरी एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस होगी, ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं बताऊंगा मैं, नहीं कंफ्यूज जाओगे। यहां देखो, यहां पर आपका नॉन डिजेनरेट होंगे, नॉन डिजेनरेट, लेकिन यहां डिजेनरेसी क्रिएट हो गई क्योंकि अमीनो एसिड 20 टाइप्स के हैं, कोडोन बन गए 64। इसका मतलब सम अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 जेनेटिक कोड्स। तो ये सारी बातें डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो ये जो कंडीशन थी ट्रिपलेट, ये किसने प्रपोज की थी, किसने बताया था, सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने। उसके बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था नीरेनबर्ग एंड मेथाई ने, वो बात की बातें। तो एक कॉन्सेप्ट आ गया जेनेटिक कोड का, कि जेनेटिक कोड जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेज है जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। अब बात करेंगे अपन यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, ये तो वैसे मैंने थ्योरेटिकली बताया है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका सैलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड्स, जो आपको स्टडी करना है। और ये फीचर सारे इंपॉर्टेंट हैं, बस डायरेक्ट पूछता है वो बेटा। तो सारे फीचर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये लो, सबसे पहले देखो, पहला फीचर तो यही हो गया, ट्रिपलेट नेचर।
जेनेटिक कोड किसमें है? ये ट्रिपलेट में है। अभी बताया ना मैंने ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट का मीनिंग क्या हो गया? ये देखो 4 की पावर 3, तो यहां पर कितने कोडोन बने? 64 कोडोन्स। ओके, आउट ऑफ 64, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 61 सेंस कोडोन एंड 3 आर नॉन सेंस कोडोन। सेंस क्यों बोला? बिकॉज दे कोड्स फॉर अमीनो एसिड, codes for amino acid, but these 3 codons do not code amino acid. but functionally अगर बात करें, जो 3 नॉनसेंस कोडोन है, फंक्शनली ये क्या है? स्टॉप कोडोन है। इनका फंक्शन है एमिनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, बट फंक्शन क्या है? दीज आर स्टॉप कोडोन, या बोल सकता हूं हेल्प इन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सब आगे डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन टर्मिनेशन में हेल्प करेंगे। और जो स्टॉप कोडोन है वो जो 3 टाइप के हैं वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछता है, कौन कौन से हैं? UAA, UAG एंड UGA। दीज आर द नॉनसेंस कोडोन, और वी कैन से दैट दीज आर द फंक्शनली स्टॉप कोडोन्स, जिनको अपन ओकरे, अंबर और ओपेल के नाम से भी जानते हैं। याद रहे तो ठीक है, नहीं पूछेगा नीट में, लेकिन ये याद रखना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टॉप कोडोन। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तीनों है तो ऑल ऑफ दी चला जाएगा, एक दे रखा है तो एक सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी है, समझते जाना, सारे पॉइंट में डिस्कस करूंगा। जेनेटिक कोड जो होते हैं बेटा वो होते हैं अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। इसका मतलब समझना बेटा, unambiguous or specific, because we can say that the genetic codes are unambiguous and specific. One codon codes for only one amino acid. One codon codes for only one amino acid. एक कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड करेगा, ऐसा नहीं कि एक कोडोन जो है वो डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड को कोड करे। So that property is called the specific or unambiguous nature. Third, genetic code क्या होते हैं बेटा? ये भी इंपॉर्टेंट है, degenerate और redundant। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। Some amino acids are coded by more than one codon. So these codons are called degenerate codons. बिल्कुल सिंपल है, यहां पर मैं डायग्राम या एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बेटा, बहुत दिमाग से समझना, क्योंकि यहां पर वो बिल्कुल सिली मिस्टेक करवा सकता है आपसे। GUG एक कोडोन है, GUG ये कोड करता है बेटा वेलिन को। वेलिन इज अमीनो एसिड। अगर मैं बोल रहा हूं GUG कोड्स ओनली वेलिन, तो ये क्या हो गया? उसकी अनएम्बिगुअस नेचर हो गई। GUC also code valine, GUA also code valine and GUU also code valine। तो ये चारों जो कोडोन है ये वेलिन को कोड कर रहे हैं। अपन बोल सकते हैं वेलिन इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन्स, तो दीज कोडोन्स आर डीजेनरेट कोडोन्स। ओके, समझ जाओगे ऐसे। यहां पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है, नॉन डीजेनरेट कोडोन्स, यहां याद रखना पड़ेगा बेटा। एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर, UGG एंड AUG। UGG कोड्स ट्रिप्टोफेन, AUG कोड्स मीथियोनिन।
UGG only codes tryptophan, that is its unambiguous nature, and tryptophan is coded by only one codon, that is UGG. So UGG also नॉन डीजेनरेट कोडोन. दोनों लैंग्वेज अलग है बेटा, समझना पड़ेगा आपको. स्टेटमेंट समझना, यूजीजी जो है केवल ट्रिप्टोफेन को कोड कर रहा है, तो ये यूजीजी की अनएम्बिगुअस नेचर हो गई. लेकिन अगर मैं बोलूं ट्रिप्टोफेन के लिए केवल एक ही कोडोन है यूजीजी, इसके अलावा और कोई कोडोन नहीं है, तो फिर यूजीजी नॉन डीजेनरेट भी हो गया. यहां देखो जीयूजी वेलिन को कोड कर रहा है, GUG only codes valine, GUC only codes valine, GUA only codes valine, तो ये unambiguous nature है. बट valine is coded by these codons, तो ये क्या हो गए? नॉन डिजेनरेट हो गए. क्लियर कर लोगे ना इसे, मैंने बिल्कुल एग्जाम्पल समझाया आपको. तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना है. यहां देखो थोड़ा सा एक पॉइंट आ गया, जो डीजेनरेट नेचर है वो क्यों अराइज हुई है? ड्यू टू द ट्रिपलेट नेचर. ट्रिपलेट नेचर से क्या हो गया बेटा? 64 कोडोन हो गए, तो ऑब्वियसली डीजेनरेसी आएगी. और डीजेनरेट की वजह से जो ट्रांसलेशन उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक अमीनो एसिड के लिए जो है मोर देन वन कोडोन्स है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज करता है. यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, ये एग्जांपल आपके सामने इसी से क्लियर कर देता हूँ. देखो GU 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 GU, थर्ड कोडोन चाहे G हो या C हो या A हो या U हो, ये किसको कर रहा है? वैलिन को कोड कर रहा है. तो ये फर्स्ट बेस है, ये सेकंड बेस है, ये थर्ड बेस है. जो थर्ड बेस है इसका मतलब उसका कोडिंग में कोई रोल नहीं है. थर्ड बेस चाहे कोई भी हो, वैलिन को ही कोड कर रहा है. तो यहां पर डीजेनरेसी जहां पर है वहां पर ये जो थर्ड बेस है, ये थर्ड बेस, इसको अपन बोलते हैं वबल बेस, जिसका कोडिंग में कोई रोल नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड वबल हाइपोथेसिस. प्रपोज्ड बाय क्रिक ने वबल हाइपोथेसिस डेवलप की थी. उसने क्या बोला था? जो डीजेनरेट कोडोन उसमें जो थर्ड बेस है, देयर आर नो इफेक्ट इन कोडिंग, उसका कोडिंग में कोई इफेक्ट नहीं है. देख लो आपके सामने है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? वबल हाइपोथेसिस डेवलप्ड बाय क्रिक. एंड जब वबल बेस इज थर्ड बेस, याद रखना आपको, वबल बेस पोजीशन कौन सी होती है? थर्ड होती है. क्लियर? अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं. सारे बेटा मेंशन करने, एनसीईआरटी में भी दिए हैं. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपके जो जेनेटिक कोड होते हैं वो बेटा कोमालेस होते हैं. कोमालेस समझो, इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी भी. इसका मतलब कोडोन इज रीड इन एमआरएन इन ए कॉन्टिग्यूअस फैशन. कोडोन रीड इन एमआरएनए इन कॉन्टिग्यूअस फैशन, मतलब आपस में सटे हुए होते हैं. जैसे बेटा ये है, मैंने बोला GUG, तो कॉन्टिग्यूअस फैशन में रीड करोगे, GUG बोलोगे इसको. ओके, या बोल सकता हूं देयर आर नो पंक्चुएशन, नो पंक्चुएशन, इनमें बीच में कोई गैप नहीं होता, तो GUG को कंटिन्यू फैशन में रीड करेंगे, GUG. ओके, अगली जो प्रॉपर्टी है अब वो समझो, नियरली यूनिवर्सल. बिल्कुल सिंपल है, नियरली यूनिवर्सल. यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे, नियरली यूनिवर्सल बोलेंगे. जैसे एग्जांपल दूं, जैसे अपन बात करें बैक्टीरिया टू ह्यूमन, या कोई भी ले लो, प्लांट ले लो, ह्यूमन ले लो, जो यू है वो किसको कोड करेगा? फिनाइल एलानिन को. इसका मतलब जो कोडोन होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं. नियरली क्यों बोला? विद सम एक्सेप्शंस. यहां पर जो एक्सेप्शंस हैं वो मिलेंगे आपको इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम प्रोटोजोआ. एक्सेप्शन कोई काम के नहीं है, याद नहीं रखने आपको, इतना याद रखना है जो कोडोन है वो नियरली यूनिवर्सल होते हैं विद सम एक्सेप्शन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम प्रोटोजोआ. तो जैसे यू है बेटा, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई हो, किसको कोड कर रहा है? फिनाइल एलानिन को. तभी देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट बात आ गई. अगर आपने, जैसे बायोटेक में ले जा रहा हूं आपको मैं, ह्यूमन जीन आपने निकाल ली, कोई ह्यूमन जीन है वो पर्टिकुलर प्रोटीन बना रही है, उस ह्यूमन जीन को आप बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दो,
करते ही हैं अपन। तो बैक्टीरिया में जब वो जीन एक्सप्रेस होगी तो वही प्रोटीन बनाएगी जो आपने बना दी। इसका मतलब जेनेटिक कोड क्या है बेटा? यूनिवर्सल है। नियरली तो क्यों लगाया? कुछ एक्सेप्टेंस लिए नियरली यूनिवर्सल टर्म जो है एग्जैक्टली करेक्ट है। अगर यूनिवर्सल ना होता ये तो उस जीन को जब अपन बैक्टीरिया में अगर एक्सप्रेस करवाते तो वहां पर सीक्वेंस चेंज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आ गई। एक प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट है बेटा, इनकी जो पोलरिटी होती है वो याद रखना 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जैसे मैंने बोला है ना GUA है तो ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम होगा, तो पोलरिटी भी याद रखनी है आपको। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है एक और जो एनसीईआरटी ने दिया है वो है आपका जो AUG है, AUG है ड्यूअल फंक्शन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। AUG है ड्यूअल फंक्शन। कैसे? देखो, जो AUG है कोडोन है ना AUG, तो ये एक कोडोन भी है, सेंस कोडोन है दैट कोड्स अमीनो एसिड। कोड्स अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड कौन सा है? ये लिख देता हूं मीथियोनिन। एंड ऑल्सो AUG इज ए स्टार्ट कोडोन। इसका स्टार्ट कोडोन एज ए स्टार्ट कोडोन इसका फंक्शन है। इसके बिना जो है आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगा, तो इट कोड्स मीथियोनिन एंड ऑल्सो इट इज ए स्टार्ट कोडोन। ठीक है, तो देखो मैंने mRNA की स्ट्रक्चर बताई थी, उसमें आपने स्टार्ट कोडोन क्या मेंशन किया था? AUG। बट रेयरली AUG जो है उसकी जगह GUG अगर आ जाए तो वो भी एज ए स्टार्ट कोडोन फंक्शन करता है, बट रेयरली। यहीं लिख दूं, रेयरली GUG ऑल्सो एक्ट एज स्टार्ट कोडोन। और अगर GUG एज ए स्टार्ट कोडोन आ रहा है तो बेटा ये किसको कोड करता है? मीथियोनिन को। यहां थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आ गई, बट ये कब आएगी? जब ये स्टार्ट कोडोन की फॉर्म में आएगा तभी ये मीथियोनिन को कोड करेगा, अदरवाइज GUG नॉर्मली कोड्स फॉर वेलिन। AUG कोड्स फॉर मीथियोनिन एंड इट इज ऑल्सो स्टार्ट कोडोन। यहां थोड़ा सा मैं एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आउट ऑफ एनसीईआरटी। AUG की अगर बात करें, स्टार्ट कोडोन है, तो यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में AUG एज ए स्टार्ट कोडोन कोड्स मीथियोनिन, but in prokaryote as a start codon it codes 4-mile methionine, F-mate इसको बोलते हैं अपन, F-mate। तो प्रोकैरियोट में AUG अगर स्टार्ट कोडोन है तो वहां पर 4-mile मीथियोनिन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन में फर्स्ट अमीनो एसिड होगा। ठीक है, और यहां एक एक्सेप्शन है, यूकैरियोट एंड ऑल्सो इन आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया एक्सेप्शन आ गया। प्रोकैरियोट में AUG एज ए स्टार्ट कोडोन कोड्स F-mate, बट इन आर्की बैक्टीरिया इट कोड्स फॉर मीथियोनिन। तो यूकैरियोट और आर्की बैक्टीरिया में क्या बेटा? सिमिलरिटी हो गई कि दोनों में स्टार्ट कोडोन जो है AUG किसको कोड कर रहा है? मीथियोनिन को। थोड़ा सा ही चीजें हैं, थोड़ा याद रख लेना इनको, कभी कभार वो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन फेंक सकता है। तो ये बातें होगी आपकी किसकी? जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज। क्लियर? अभी हम एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा जो आपसे वो पूछता है एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से, वैसे ही थोड़ा सा रफली करवा देते हैं। जैसे आपको अगर उसने AUG, GUG, UGG, GUA ये कोई सीक्वेंस दे दिया mRNA का, दैट इज द बेस सीक्वेंस ऑफ mRNA, दैट इज फॉलोइंग इज द बेस सीक्वेंस ऑफ mRNA। कैन यू प्रिडिक्ट द sequence of amino acid that is coded by this mRNA? Our answer is yes. We can predict the sequence of amino acid that is coded by this mRNA. Why? Because we know the genetic codes are unambiguous. तो आप डायरेक्टली बता सकते हो इससे जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस पक्का क्या होगा? AUG किसको कोड कर रहा है बेटा? मीथियोनिन को। GUG वेलिन आ जाएगा यहां पर, फिर उसके बाद में UGG ट्रिप्टोफैन, UGA फिर आपका वेलिन आ जाएगा। तो आप बता सकते हो कि mRNA गिवन है तो पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, तो प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। रीजन क्या है? व्हाई? बिकॉज कोडोन्स आर अनएम्बिगुअस। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है दैट इज कोडेड बाय mRNA, कैन यू प्रिडिक्ट द सीक्वेंस, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ दिस mRNA? मैंने ये बता दिया आपको। अब मैं पूछूं कि ये जिस mRNA से कोडेड है उसका बेस सीक्वेंस बता सकते हो आप? तो आपका आंसर होगा नो।
वाई? बिकॉज जेनेटिक कोड्स आर डीजेनरेट। रिवर्स नहीं कर सकते आप बोलो सर कर तो सकते हैं, मिथ्योनिन जो है एयूजी आ जाएगा वहां, लेकिन बेटा वैलिन है तो वहां पर जीयूजी भी तो हो सकता है, जीयूए भी हो सकता है, जीयूसी भी तो हो सकता है, क्योंकि डीजेनरेट है। तो हमें क्या पता कि यहां पर कौन सा होगा, चार में से कोई भी हो सकता है, तो अपन उसके बेस सीक्वेंस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। रीजन वाई? बिकॉज जेनेटिक कोड्स आर डीजेनरेट। ये दोनों पॉइंट जो मैंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये दोनों चीजें मैंने सोल्व करके बता दी, ठीक है। तो ये बातें होगी आपकी जेनेटिक कोड्स की। एक छोटा सा पॉइंट और दिया है जेनेटिक कोड में बेटा, कुछ साइंटिस्ट के नाम है, डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड की जो डेसिफरिंग है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कि सबसे पहले कैसे पता लगा कि कौन सा कोडोन कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, तो उसको अपन बोलते हैं डेसिफरिंग ऑफ कोडोन्स। समझ गए ना टर्म डेसिफरिंग ऑफ कोडोन, कि किसने बताया कि कौन सा कोडोन कौन से अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही लेबोरियस एक्सपेरिमेंट था वर्ल्ड का, काफी सारे साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने काफी बातें बताई, तब जाके डेसिफरिंग हो पाई। तो उसमें देखो कुछ साइंटिस्ट के नाम बता रहा हूं मैं। एक तो था डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इंडियन साइंटिस्ट था बेटा। जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना था उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने जो है डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस का जो है फॉर्मेशन किया। उसने एमआरएनए के कोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर का फॉर्मेशन किया। ऑब्वियसली आपको अगर ये डिसाइड करना है तो आपको एमआरएनए डिफाइंड सीक्वेंस का एमआरएनए बनाना पड़ेगा, और उन्होंने केमिकली इनका फॉर्मेशन किया था, केमिकली सिंथेसाइज्ड, ओके, विद द डिफाइंड कॉम्बिनेशन। तो इसका बड़ा रोल था। सेकंड, निरेनबर्ग एंड मिथाई, निरेनबर्ग एंड मिथाई। वैसे समझ लेना बेटा, इनको रटना नहीं है। निरेनबर्ग मिथाई जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म डेवलप किया इन सेल फ्री मीडियम। सेल फ्री मीडियम में प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो डेवलप करवाया, कि अपन सेल फ्री मीडियम में प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करेंगे। क्योंकि आपको अगर ये पता करना है तो आपको टेस्ट ट्यूब में ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा, उसमें एमआरएनए ऐड करना पड़ेगा, उसमें राइबोसोम ऐड करना पड़ेंगे, तब जाके जो पॉलीपेप्टाइड बनेगी उसमें पता लग जाएगा कि कौन सा अमीनो कौन कोडोन कौन से अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो उन्होंने क्या डेवलप किया? इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। एंड इंपॉर्टेंट एक चीज और है, उन्होंने सबसे पहले प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड द ट्रिपलेट नेचर, एक्सपेरिमेंटली प्रूव द ट्रिपलेट नेचर। उसके बाद में जो थर्ड साइंटिस्ट था, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बता देते हैं, वो था आपका सेवेरो ओकावा, ओके। सेवेरो ओकावा जो है एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया? ये सेवेरो ओकावा साइंटिस्ट है, उसने एक एंजाइम डेवलप किया जिसको उसने नाम ही दिया सेवेरो ओकावा एंजाइम, जो था न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। दैट इज द न्यूक्लियोटाइड, या बोल दो न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द सेवेरो ओकावा एंजाइम। और ये जो एंजाइम है ये क्या करता है बेटा? ये फॉर्म एमआरएनए विद डिफाइंड sequence in very important in template independent manner, template independent manner। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में एंजाइम जो है वो एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। तो आप
को इस एंजाइम की हेल्प से mRNA का सिंथेसिस कर सकते हो विदाउट टेम्पलेट। डायरेक्टली जो है बेस न्यूक्लियोटाइड ऐड करो, वो उनको पॉलीमराइज कर देगा। तो इतना याद रखना इन साइंटिस्ट का रोल था, और क्या क्या रोल था वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में की स्टेटमेंट है फॉर द डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड, जो खुराना था और नीरेनबर्ग, उसके साथ में एक होले ने टीआरएनए की स्ट्रक्चर बताई थी, उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो वो स्टेटमेंट वहां से आप कवर कर लोगे। ठीक है, तो ये अपन ने जेनेटिक कोड की बातें बेटा कंप्लीट कर ली है। बिल्कुल, ये हो गया आपके जेनेटिक कोड्स। ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट से आपको एनसीईआरटी से रीड करना है, डाउट नहीं होना चाहिए। हर वर्ड जो है एकदम, मैंने फिर बता रहा हूं, टिप्स पे होना चाहिए हर स्टेटमेंट। क्लियर? अब जेनेटिक कोड के बाद अपन स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, द प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो उससे पहले अपन बेटा प्रोटीन यही स्टडी कर लें, पहले प्रोटीन की स्टडी कर लें, उसके बाद ट्रांसलेशन स्टडी कर लेंगे, तो आपको बायोमोलिक्यूल का टॉपिक भी हो जाएगा। तो पहले अपन अमीनो एसिड की बात करेंगे, फिर अपन प्रोटीन की बात कर लेंगे। तो अमीनो एसिड और प्रोटीन कवर करेंगे, उसके बाद में अपन ट्रांसलेशन और उसके बाद में जीन रेगुलेशन पे सीधा अटैक कर देंगे। ठीक है, तो अपन वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज काफी हो गया, जेनेटिक कोड हो गया, आरएनए का टाइप बता दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा याद रखना, थोड़ा फास्ट चलेंगे, है ना, क्योंकि ये इजी टॉपिक है, आप कवर अप कर लोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन अमीनो एसिड और प्रोटीन टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद 2 लेक्चर और बचेंगे, जिसमें आपको एक लेक्चर में करना है ट्रांसलेशन, छोटा सा टॉपिक है, ट्रांसलेशन में टाइम नहीं लगेगा, और जीन रेगुलेशन। ठीक है, और फिर कार्बोहाइड्रेट लिपिड का एक लेक्चर और प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।